हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के अकाउंटेंसी के लिए और पहला चैप्टर आज हम यहां से समझाएंगे लेखांकन एक परिचय। ओके, और ये हम आपको बताएं एनसीईआरटी से ये पूरा जो आपका सिलेबस है वो पूरा कराएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा अन्य बुक्स से चेंज होता है, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही जो बुक है वो हमारी हेल्प करती है। और एक चीज बता दूं कि जो एनसीईआरटी है इसका जो फ्रंट पेज है इस बार इस तरह का रखा गया है और मैं आरसी अग्रवाल से आपके लिए तैयार करा रहा हूं ये। और यहां पर मैं बता दूं कि बुक का नाम लेखा शास्त्र क्यों रखा गया है, यानी अंग्रेजी में इसे अकाउंटेंसी कहते हैं, और इस बुक का नाम लेखा शास्त्र ही क्यों रखा गया है, कुछ और क्यों नहीं रखा गया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। देखो, लेखा शास्त्र में ही हमारा जो लेखांकन है वो शामिल है। पहले हम समझेंगे कि लेखा शास्त्र होता है तो होता क्या है, और लेखा शास्त्र ही नहीं बाकी किसी भी अगर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसका नाम वो क्यों रखा गया है। ओके, तो देखो लेखा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? एक तो बना है लेखा से और दूसरा बना है शास्त्र से। तो लेखा का मतलब क्या होता है? वही लेखांकन जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी हम जितना भी लेन देन हो रहा है उसको किस तरह से लिखेंगे और उसका कैसे करके अध्ययन करेंगे, यही पूरा हम जो अध्ययन करेंगे उसी को कहते हैं लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र का अगर अर्थ कहीं पर लिखने के लिए आ जाए तो इसी तरह से लिखेंगे कि लेखा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस शास्त्र। लेखा का मतलब होता है कि किसी भी व्यापार में सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को विधिवत रूप से पहचानना, उनको लिखना, लिखने के बाद में उनसे निष्कर्ष निकालना, और निष्कर्ष निकालने के बाद में जो सामने वाला व्यक्ति कोई अगर जानकारी चाह रहा है तो उसके लिए स्पष्ट रूप से दिखा देना या मतलब सूचनाओं को प्रकट कर देना, जो कि हमारा कहीं पर लिखा होगा संप्रेषण। ये जो होता है संप्रेषण का मतलब होता है हमारी जो जानकारी है वो दूसरे के पास तक पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो भी हमने डेटा तैयार किया है, भाई बिजनेस का मालिक भी हो सकता है, कोई इनकम टैक्स वाला भी हो सकता है, सरकार का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो जानना चाहता हो कि भाई तुमने कितना लेन देन किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जितना भी लेन देन हो रहा है उसको विधिवत रूप से लिखना, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का मतलब कॉमर्स में होता है कि लाभ हानि ज्ञात करना और उस पर कितना टैक्स बना और उसके आंकड़ों को तैयार करना। ये सब चीजें जिस विषय में होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लेखा शास्त्र कहते हैं। अब लेखा शास्त्र में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जितने भी लेन देन होंगे उनको लिखा जाएगा और उन्हीं के बारे में विधिवत रूप से क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं लेखा शास्त्र। अब बात करते हैं जो आज लेखांकन एक परिचय है, यानी अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। ये क्या चीज होती है? लेखांकन क्या चीज होती है? देखो, प्राचीन समय में इसी तरह से आप लिखेंगे और हालांकि पीडीएफ नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्राचीन समय में जो व्यापार का क्षेत्र था वो निश्चित था, यानी यातायात के ऐसे साधन नहीं थे। आज आप देख रहे हो बाजार में कितना अच्छा ऑनलाइन का सिस्टम बना हुआ है। एक मिनट के अंदर घर बैठे ही हम कोई भी चीज़ कहीं से परचेज कर लेते हैं और वो कुछ समय के बाद में हमारे घर तक आ जाती है। तो ऐसे में पुराने समय से आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। अब इतना परिवर्तन होने के बाद जितना बिजनेस में हमारा लेन देन हो रहा है इसको अगर कोई व्यक्ति याद रखना चाहे याद नहीं रख सकता है। दूसरी चीज है कि अपनी जो अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, कानून ये कहता है कि भाई अपने खाते सब कुछ एकदम सही से रखो जिससे तुम सही मात्रा में टैक्स चुका सको। तो अगर लेखांकन नहीं होगा तो हम कितनी मात्रा में टैक्स चुकाएंगे? ग्राहक ये देखना चाहते हैं कि भाई दूसरे ग्राहकों ने कितने लोगों ने इस चीज को परचेज किया, तो वो भी नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जब मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो वो ढूंढते हैं कि ISI मार्क कितना है, या अब देखने लगे कि इसकी रेटिंग क्या है।
तो ये रेटिंग और ISI मार्क हैं, ये सब क्या प्रदर्शित करते हैं? ये सब लेखांकन को ही प्रदर्शित करते हैं कि हमने देखो कोई चीज़ कितनी गुणवत्तापूर्ण बनाई है और लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एक प्रकार से लेखांकन में ही आती हैं। लेखांकन का मतलब अगर सिर्फ आप ये समझते हो कि नहीं जो लेन देन हुए उनको सिर्फ लिख लेना, इतना नहीं है। लेखांकन का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, यही समझाना है। और किताबों से आपको थोड़ा सा अलग हटना होगा, क्योंकि ऐसी जगह पर आप आ चुके हो जहां पर अब आपको किताबों का सहारा सिर्फ थोड़ा बहुत लेना है, बाकी बिना किताब की हाथ में लिए हुए सब कुछ सीख जाओगे। थोड़े दिन बस जरा इंतजार कर लो, ठीक है। ये मेरा आज से ही आपसे दावा है और वादा भी है कि 100% कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो बिना हाथ में बुक लिए आप नहीं बताओगे। बस सुनने का पूरा प्रयास कीजिए और अच्छे से सुनिए, जहां पर समझ में नहीं आया उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेखांकन का मतलब जितना भी अब लेन देन हो रहा है उस लेन देन को विधिवत रूप से पहचानना। अब ये विधिवत रूप से पहचानना क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। विधिवत रूप से पहचानना और पहचानने के बाद में उसका लेखा करना, लेखा करने के बाद में उससे निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का मतलब है कि उस लेन देन से हमें घाटा रहा या फायदा रहा, और फायदा रहा तो कितना फायदा रहा और उस पर कितना हमारा टैक्स बना, ठीक है। और इसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करना और अंत में अंतिम खाते तैयार करना, यही चीज हमारी क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है। और इसीलिए कुछ किताबों में ये चैप्टर ना दे करके सीधे स्टार्ट कर दिया है विषय प्रवेश और वहीं पर दोहरा लेखा प्रणाली से शुरू कर दिया है, ठीक है। गलत नहीं है वो, क्योंकि लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है, लेकिन ये पहला जो चैप्टर है NCERT की बुक्स में अलग से रखा हुआ है। तो अलग से नहीं, थोड़ा सा पार्ट ये अलग से दे दिया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे थे कि सर ये क्या है, हमारे बुक में अलग से है। बिल्कुल नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। अब आप लेखांकन के बारे में उम्मीद है समझ चुके होंगे, बाकी नोट्स से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब लेखांकन का अर्थ तो हमें समझ में आ गया कि प्राचीन समय का जो बिजनेस था वो छोटा था और आज के समय का जो बिजनेस है बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में आज जितने भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को याद रखना मुश्किल है और उन लेन देनों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा तैयार करना ही क्या कहलाता है? हमारा लेखांकन कहलाता है। लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त लेन देनों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। उन लेन देनों के द्वारा जो आंकड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं, लाभ हानि का पता लगाया जाता है और इसके साथ साथ में कितना टैक्स बना और कितना हमने अभी तक पे कर दिया, इन सब बातों की गणना जिसमें की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है? एक प्रकार से लेखांकन कहलाता है। अब लेखांकन का मतलब स्पष्ट हो गया कि लिखो और उससे निष्कर्ष निकालो। अब लेखांकन की आवश्यकता भैया क्यों हुई? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी की आवश्यकता के बारे में अनुमान नहीं लगेगा तब तक हम उसकी क्यों कल्पना करेंगे? अच्छा, क्यों उसका यूज करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, लेखांकन की आवश्यकता के बारे में किस तरह से आप लिखोगे। कहीं पर लिखने को आ जाए कि लेखांकन की क्या आवश्यकता है तो हम फिर से वही लिखेंगे कि प्राचीन समय का जो व्यापार था वो कैसा था? सीमित था। प्राचीन समय में यातायात के साधन इतने नहीं थे, प्राचीन समय में इतने मल्टीमीडिया के फंक्शन नहीं थे, इतने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे, इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीजों का जो आज प्रयोग हो रहा वो नहीं था। अब इन सब चीजों का प्रयोग होने से जो व्यापार है वो बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है और इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है कि 10, 20, 100, 200 लोगों के बस की बात नहीं है कि जितने लेन देन हो रहे हैं उनको अपने माइंड में याद रख सके। अतः समस्त लेन देनों को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से और उनका निर्धारित स्थान पर नियमानुसार लेखा करने के लिए हमें लेखांकन की जरूरत पड़े। तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा कोई ग्राहक छूटे ना, कोई ग्राहक रूठे ना, कोई नाराज ना हो, कोई लिखने से सूचना ना छूट जाए, कोई लेन देन में अगर गड़बड़ी है, मनमुटाव हो गया, उसे भविष्य में निपटा लें। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता हुई। हाथ में किताब नहीं लोगे, ये गारंटी है मेरी। अगर सुन लोगे ध्यान से तो सब सेट होता चला जाएगा, क्योंकि पुस्तक की भाषा में और हमारी भाषा में बहुत अंतर है। जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्लियर समझ में आएगा। हमने अभी समझा लेखांकन का अर्थ, अब हमने ये समझा लेखांकन की आवश्यकता।
अब हम बात करेंगे लेखांकन का विकास। ये क्या चीज है लेखांकन का विकास? जहां से हम बात करेंगे लेखांकन का विकास की, वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी दोहरा लेखा प्रणाली की। ओके, क्यों दोहरा लेखा प्रणाली की हो जाएगी? क्योंकि लेखांकन प्राचीन समय से चल रहा था। प्राचीन जो हमारे वेद हैं या पुरानी जो इतिहास की किताबें हैं, वहाँ लेखांकन का रूप हमें मिलता है। लेकिन शुरुआत ये माना जाता है कि लेखांकन की इटली से हुई। और इटली इसे क्यों मानी जाती है? क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? लूकास पैसियोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इन्होंने एक बुक लिखी थी डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस। ओके, इसका नाम याद रखोगे। ये कहां के निवासी थे? इटली के निवासी थे। और इटली में भी कहां के? वेनिस नामक शहर के, शहर हो या नगर हो, वहां के निवासी थे। इतने पॉइंटों को याद करने से कम नहीं तो 1 या 2 नंबर का तो 100% यहीं से तैयार हो गया। क्यों? दोहरा लेखा प्रणाली ही लेखांकन का विकास कहलाई। क्यों कहलाई? सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा भारतीय बही खाता प्रणाली। उसमें क्या होता था कि एक सादा पेज होता था और ऊपर इष्ट देव का नाम लिख करके जो लाल जिल्द चढ़ी हुई हमारी एक बही होती थी, उस पर सब लिखा जाता था। उसमें हिंदी या भारतीय भाषा का ही प्रयोग होता था और उसमें लाइन नहीं खींचती थी, पन्नों को मोड़ा जाता था। लेकिन वो प्रणाली हर किसी के समझ में नहीं आती थी, एक जटिल प्रणाली थी। उसको लागू करने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती थी, उसे छोड़ दिया गया। फिर आई इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा का मतलब है कि कोई लेन देन एक बार हुआ और उसे लिख दिया। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिएगा हमने x के लिए 500 का माल बेचा और भूल से अगर 5000 लिख गया तो फिर वो लिख ही गया। इसके बाद में प्रणाली जो आई, दूसरी आई, वो आई हमारी रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली हमारी क्या थी? रोकड़ प्रणाली में केवल वही लेन देन लिखे जाते थे जो कैश में होते थे। लेकिन व्यापार करने के लिए उधार लेन देन होना भी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लेन देन उधार में भी होते हैं। इसके बाद में जो प्रणाली आई वो कौन सी आई? वो निकल करके आई हमारी दोहरा लेखा प्रणाली। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली जैसे ही आई, इसने तमाम समस्याओं को दूर कर दिया। क्यों? ये वैज्ञानिक प्रणाली कहलाई। कोई लेन देन होता है वो दोनों पक्षों में लिखा जाता है, क्रेता के में भी और विक्रेता के में भी। एक जगह डेबिट तो दूसरी जगह क्रेडिट, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला। तो यहां पर एक ही लेन देन को 2 बार लिखना नहीं, 2 पक्षों में लिखना, यही दोहरा लेखा क्या कहलाती है? प्रणाली कहलाती है। अगर 100 रुपए डेबिट होंगे तो 100% वही 100 रुपए दूसरे वाले अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बल्कि बच्चे क्या समझते हैं कि किसी भी लेन देन को 2 बार लिखना ही दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती। कतई गलत, यहीं पर नंबर कटते हैं। कोई भी लेन देन होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों में डेबिट और क्रेडिट करके लिखना ही दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। अब इसका जो विकास की बात करते हैं वो 1449 की बात करते हैं। 1449 से ये विधिवत रूप से इसका जो डेवलपमेंट है वो होने लगा था। तो लेखांकन के विकास में हम जब पहुंचेंगे तो वही क्रम आ जाएगा कि भारतीय बही खाता प्रणाली, फिर रोकड़ प्रणाली या इकहरा लेखा प्रणाली, और अब चल रहा है दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, और दोहरा लेखा प्रणाली के बावजूद भी अब 5वीं स्टेज अगर आ चुकी है तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट भी आपको आगे पढ़ने को 100% मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन की विशेषताएं। भाई कौन कौन सी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है आर्थिक घटनाएं अथवा लेन देन। देखो लेखांकन में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित। जैसे आप हमारे यहाँ पर आए, हमारे बिजनेस में आए, पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय प्यारे बच्चों अपने आप को आप एक व्यापारी समझेंगे। जब तक आप अपने आप को व्यापारी नहीं समझोगे तब तक कॉमर्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, या कम आएगी। आर्थिक घटनाओं अथवा लेन देन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आप हमारे यहाँ पर आए और आप 2 लाख रुपए का माल खरीदने का हमसे वायदा कर गए कि हम सर जी आपसे 2 लाख रुपए का जो गुड्स है वो परचेज करेंगे, लेकिन आपने हमें दिए 25 पैसे भी नहीं। क्या हुआ? हम ये मान ले कि आप परचेज नहीं करोगे, हमें ये भी पता आप 100% परचेज करोगे, लेकिन क्या है
कि रुपए पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई लेखांकन नहीं होगा। यही होता है हमारा आर्थिक घटनाएं अथवा लेन देन। ठीक है, जैसे कोई कर्मचारी है, बहुत ईमानदार है और इतना ईमानदार है कि वो लंबे समय से बिजनेस कर रहा है, कभी भी उसने कोई ना चोरी की, ना हेरा फेरी की, ना कुछ की, लेकिन है क्या, किसी की ईमानदारी को, लंबी सेवा को कभी भी अकाउंटिंग में हम दर्ज नहीं कर सकते। क्यों दर्ज नहीं कर सकते? क्योंकि इन चीज़ों को हम रुपए पैसे में नहीं माप सकते। इस कारण से ये समझना होगा कि आर्थिक घटनाएं अथवा लेन देन कौन से होते हैं, यानी किसको लिखना है और किसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई आर्थिक घटनाओं अथवा लेन देन को समझना। दूसरा है लेन देन लिखने हेतु पहचान। इस पहचान का मतलब यहां पर यह है कि बेटा क्या हम डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, यह पहचानना होगा, यह समझना होगा, अकाउंटिंग के रूल समझने होंगे। तो पहली विशेषता यह थी कि आर्थिक घटनाओं अथवा लेन देन को समझोगे, और दूसरा यह है कि लेन देन लिखने हेतु यह पहचान करना होगा कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अगला है मुद्रा में मापन। उन्हीं घटनाओं को हम सेलेक्ट करेंगे जिनको हम रुपए पैसे में माप सकते हैं। मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति बिजनेस को बहुत लंबे समय से चला रहा हो और अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, हम रुपए पैसे में उसकी मृत्यु को नहीं माप सकते हैं, उसका लेखांकन में नहीं होगा। कोई व्यक्ति जब तक बिजनेस में रहा था, बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, दूसरे वाले आए, बहुत बड़े फायदे में बिजनेस चला गया, मैनेजर चेंज होने से बिजनेस में फायदा होने लगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो बाद में मैनेजर साहब आए हैं, उन मैनेजर साहब के अच्छे व्यवहार को हम रुपए पैसे में नहीं माप सकते। तो किसको रुपए पैसे में मापेंगे? आप 10,000 रुपये हमारे पास जमा करिए, तुरंत रुपए लिखे जाएंगे। आप 200 रुपये ब्याज के देंगे, तुरंत लिखे जाएंगे। कहीं किराया दोगे, तुरंत लिखे जाएंगे। बिजली का भुगतान करोगे, तुरंत लिखे जाएंगे। मजदूरी दोगे, तुरंत लिखे जाएंगे। विज्ञापन कराओगे, तुरंत लिखे जाएंगे। मतलब जितने अंतिम खाते में, अंतिम खाता आपके क्लास में भी है, स्टार्ट होगा, जल्द स्टार्ट होगा, जितनी लेन देन है उन सबको यहाँ पर किसमें? मुद्रा में मापना है। 3 विशेषताएं हो गई। चौथी विशेषता है लेखांकन कार्य, यानी उनको डेबिट और क्रेडिट करके अब लिख देना। जैसे श्याम को पैसे दिए तो श्याम डेबिट टू कैश करके लिखना, ये लेखांकन कार्य होता है। निष्कर्ष अथवा अंतिम परिणाम, ये क्या होता है? जब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, उससे खाता बही वगैरह बना करके, तलपट बना करके अंतिम खाते तक निकालना, यही चीज हमारा निष्कर्ष या अंतिम परिणाम होता है। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन से होता है, और ये कम्युनिकेशन का मतलब है बिजनेस का मालिक पूछता है अकाउंटेंट से कि भैया कितना फायदा हुआ, तो वो तुरंत निकाल करके बता दे। यही चीज क्या है? संप्रेषण। यानी अंतिम खाते वर्ष के अंत में ही बनते हैं, लेकिन कोई लेन देन के बारे में अगर जैसे चाहें कि भाई इस पे कितना हमें बेनिफिट हुआ, तो कैलकुलेशन करके अकाउंटेंट तुरंत निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यही चीज हमारी क्या होती है? संप्रेषण। सामने बैठने वाला व्यक्ति वो कहता है कि भाई दिखाओ हमारा क्या लेखांकन हुआ। अब आप सोचोगे लेखांकन को तो छुपाया जाता है। जी नहीं, अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हो और जमा करने के बाद काउंटर से हटते हो, तुरंत जाकर के पासबुक प्रिंट कराते हो, कहते बताओ भाई हमारे कितने पैसे जमा हुए। तो यही चीज क्या होती है? कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। लेखांकन के नियमों का प्रयोग, इसमें नियम भी चलते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। ठीक है, और कितना डिस्काउंट हमें मिलना है और कितना दूसरों को देना है। इन सब चीजों में लेखांकन के नियमों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अगला है सत्यता का होना, ये विशेषता है, विशेषताएं हैं ये, और जो हम लेखांकन करेंगे उसमें सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स बचाने के चक्कर में हम उसका लेखांकन ही गलत कर दें। बेच तो रहे हैं 40,000 में और दिखा रहे हैं 35,000 में, कि 5,000 रुपये बचा करके अपना टैक्स बचा लें। ऐसी कंडीशन में जिस दिन कोई भी अगर गलती पकड़ में आती तो बहुत बड़ी पेनाल्टी पड़ती है। तो लेखांकन बिल्कुल नहीं कहता कि आप गलत लेन देन को दर्शाइए, एकदम 100% प्योर और शुद्ध दर्शाइए। स्पष्ट परिणाम, जो भी परिणाम निकलने वाले हैं, परिणाम हैं, परिणाम का मतलब आप समझ गए होंगे कि केवल लाभ हानि ज्ञात करना। वो परिणाम कैसे होने चाहिए? एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आंकड़े तैयार होना। जब बिजनेस चलता रहता है, लंबे समय के लिए चलता रहता है, तो आंकड़े तैयार होते हैं। आंकड़े का मतलब कुछ नहीं कि पिछले साल, पिछले महीने, पिछले सप्ताह कितना लेन देन हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाती हैं। जैसे हमारे क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं
उनका पूरा डेटा हमारे पास में है, उनकी सारी समस्याओं को हम सुनते हैं, उनके पास में चाहे कोई भी बुक हो, लेकिन हम जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो उनके पास तक पहुंचाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक आंकड़े का रूप ले लेती हैं। आंकड़े का रूप का मतलब कुछ और नहीं, डेटा ही कहलाता है। डेटे को ही हम आंकड़ा कहते हैं। अब यहाँ पर आज ये स्टार्टिंग थी, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि नहीं कॉमर्स कठिन है। आप ऐसे स्थान पर आ चुके हो, कॉमर्स बहुत सरल है। 100% कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जो हमारे स्टूडेंट को नहीं आ रही होगी। क्लास में अगर बैठोगे तो टॉप ही दिखोगे, टॉप से पीछे नहीं दिखोगे। ये मेरा आपसे फिर से वादा है। बस जितना करवाते जाएं, जो होमवर्क देते जाएं, जो आपका टेस्ट लेते जाएं, उसे तैयार करते चलिए। टॉपर बनाना मेरा काम है। एक बार फिर से रिवाइज कर दें, क्योंकि सही से पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पढ़ाना और रिवाइज करना। हम बात कर रहे हैं कि अपनी पुस्तक की, और पुस्तक का नाम अब हमारे है क्या? लेखा शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेखा प्लस शास्त्र। लेखा का मतलब लिखने से है और शास्त्र का मतलब अध्ययन से है, यानी जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको विधिवत लिखना और उनका अध्ययन करना। अध्ययन करने का मतलब है कि निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना। इसी को हम क्या कहते हैं? लेखा शास्त्र कहते हैं। लेखा शास्त्र में लेखांकन क्या है? एक हिस्सा है। और इस लेखांकन का मतलब क्या होता है? कोई भी लेन देन हुआ, वो मुद्रा में हुआ नहीं हुआ, उसका लेखा करना है नहीं करना, क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना, क्या लेन देन हुआ, कितने का हुआ, इन सब से परिणाम भी निकालना। यही चीज हमारी क्या कहलाती है? लेखांकन। आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि सब चीज को अब याद रखना मुश्किल है। छोटे व्यापार होते थे आपके गांव में भी, मोहल्ले में, पास पड़ोस में व्यापार होंगे। 10-20 लोग अगर सुबह शाम तक लेन देन आते हैं, वैसे ही याद रहता है, उधार लेन देन, नगद लेन देन। लेकिन वहां पर जहां 500 लोग डेली आए, भूल जाओगे कौन से नंबर पे किसने लिया। इसलिए इसकी क्या हुई? आवश्यकता हुई, जिससे व्यापार सही से चलता रहे। या कोई व्यक्ति मर जाए तो आने वाली जो पीढ़ी है वो व्यापार को सही से चला ले, हिसाब किताब सही से बनाए रहे। इसलिए लेखांकन की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट है लेखांकन का विकास। जहां पर विकास का मतलब आ जाए, वहीं पर समझ लो कि डबल एंट्री सिस्टम की बात बुक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो वर्तमान समय की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। विशेषताएं आर्थिक घटनाएं एवं लेन देन है, लेन देन लिखने हेतु पहचान है, मुद्रा में मापन है, लेखांकन कार्य है, निष्कर्ष या अंतिम परिणाम है, संप्रेषण, लेखांकन के नियमों का प्रयोग है, सत्यता का होना है, स्पष्ट परिणाम है, आंकड़े तैयार होना है। ये सब जगह पर आपके लिए मैटर नहीं मिलेगा, ये बहुत कुछ अपनी तरफ से भी है। तो कैसा लगा ये क्लास हमारा? जरूर लिखिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी मदद होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।